की बात है, इंडिया में जो अपने को पढ़ना है अभी अपने आईसीआई के मॉड्यूल में जो दिया हुआ है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। यू बीइंग स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आप तो मेरे से एक कदम और आगे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपने 11th-12th में कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए। आप लोग कंपनी अकाउंट से यस पास सर। यस, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट अ कंपनी इज। आप सभी को ध्यान है कंपनी क्या होता है, कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट से रिलेटेड लॉ कब बना सर? 2013 में। अभी जो प्रेजेंटली एप्लीकेबल लॉ है वो बनाया है, ठीक है। तो क्या सर इससे पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? अरे बेटा बिल्कुल होती थी, इससे पहले कंपनीज यूज्ड टू बी देयर। सो उनके लिए क्या होता था सर? कंपनीज एक्ट 1956। सर जो 1956 में एक्ट बना था उसके अंडर कंपनीज बनती थी। उसके अंडर जो कंपनीज बनती थी, बाद में जैसे जैसे चेंजेस महसूस हुए वैसे वैसे लॉ में अमेंडमेंट्स किए गए। एग्जिस्टिंग लॉ जो 1956 वाला था उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। उसी को चलाया हमने 2013 तक, ठीक है। नीड फील होने लग गई थी कि यार बहुत पुराना एक्ट हो रहा है, तो 2008 के आसपास प्रोसेस चालू किया गया था। और 2013 में क्या किया गया? पुराने वाले 1956 वाले एक्ट को रिपील कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, और एक उसकी जगह पे नया एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। तो अब देखो, एक तो होता है कि एक्ट में अमेंडमेंट करना, एक तो होता है कि एक्ट में अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट जब आप करते हो तो आप 1956 वाले एक्ट में ही चेंजेस कर रहे हो, कहीं वर्ड्स चेंज कर दिए, कहीं कोई सेक्शन डिलीट कर दिया, कहीं कोई एडिशनल सेक्शन इंसर्ट कर दिया, पर एक्ट तो यही वाला चल रहा है। जबकि रिपील करने का मतलब होता है उस एक्ट को ही खत्म कर दिया और फिर रिपील की जगह हम नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया, कंपनीज एक्ट 2013। तो सर 2013 से पहले भी कंपनीज बनती थी, इसमें पूछने वाली और समझने वाली बात ही क्या है? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो सर क्या 1956 से पहले कंपनीज नहीं बनती थी क्या सर? सर कंपनीज बिल्कुल थी 1956 से पहले। देयर वाज इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। सर जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था उसके अंडर भी कंपनीज बनती थी, ठीक है। तो कंपनीज बनने का इतिहास बहुत पुराना है। ये रिपील हुआ तो 1956 वाला एक्ट आया, 1956 वाला एक्ट रिपील हुआ तो 2013 वाला एक्ट आया, ठीक है सर। अब सर तो मुझे एक बात बताइए, 1913 के अंडर बनी हुई जो कंपनीज थी और 1956 के अंडर बनी हुई जो कंपनीज थी, क्या वो ऑटोमेटिकली 2013 के अंडर कंपनीज मान ली जाएंगी या उन्हें वापस रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज अ कंपनी अंडर द 2013 एक्ट? मेरा क्वेश्चन समझना, जो पुरानी कंपनीज हैं क्या उनको ऑटोमेटिकली कंपनी मान लिया जाएगा अंडर द 2013 एक्ट, या फिर उनको जब ये पुराना एक्ट हटा और नया एक्ट आया तो क्या उनको वापस री रजिस्टर कराना पड़ा अपने आप को एज अ कंपनी? तुम्हारा सोच क्या है, तुम क्या सोचते हो, बताओ मेरे को। हाँ जीत पटेल बोलो। सर 2013 वाले में कंपनीज मान लिया जाएगा अगर पहले से रजिस्टर कर दूसरे एक्ट में। सर री रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, री रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं है सर। और कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर या 1913 के अंडर जो कंपनीज बनी थी, जो 1913 के अंडर बनी थी, जब ये एक्ट हटा और 1956 में नया कंपनीज एक्ट आया, तो ऑटोमेटिकली इस एक्ट में जो कंपनीज बनी हुई थी वो इस एक्ट में ऑटोमेटिकली उनको कंपनीज मान लिया गया। और जब 1956 वाला हट के 2013 वाला आया तो ऑटोमेटिकली इस एक्ट के अंडर जो कंपनीज थी जिनको कंपनी जैसे रिकॉग्नाइज किया था उनको ऑटोमेटिकली 2013 वाले एक्ट में कंपनी जैसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे ना कंपनी की, डेफिनेशन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो जो कोई फेमस ऑथर ने दी है उस हिसाब से पढ़ेंगे,
एक सर कंपनीज एक्ट क्या डेफिनेशन बोल रहा है, उस हिसाब से दो तरीके से हमको कंपनी की डेफिनेशन पढ़नी है, वहां ये बात आपके काम आने वाली है। इसलिए मैं पहले ही एडवांस में इन प्लेन वनीला लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है सर, तो आइए समझना चालू करते हैं कंपनी की डेफिनेशन या कंपनी क्या होती है। कल बताया था, कल डिस्कस भी किया था, व्हाट इज अ कंपनी। सर कंपनी इज एसीपीसी। एसीपीसी सर क्या होता है एसीपीसी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, you all know that, which is created by law, having perpetual succession and a common fee. ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law, having perpetual succession and a common fee. सर ये चार चीजें आप देखिए, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करना चालू करते हैं। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आइए सर, आर्टिफिशियल पर्सन से क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ये चीज समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि सर देखिए कंपनी को एक पर्सन माना गया है, इंडिविजुअल एंटिटी माना गया, सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है इनटू द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, जैसे जीत पटेल एक सेपरेट पर्सन है। ये कैसा पर्सन है सर? ये नेचुरल पर्सन है। ठीक है, पर पर्सन तो है, इसका अलग से आधार कार्ड है, इसका अलग से बैंक अकाउंट है होगा, इसका ये अलग से अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, इसके नाम से इसके ऊपर केस किया जा सकता है, अपने नाम से ये दूसरे के ऊपर केस कर सकता है। सर ये एक सेपरेट पर्सन है। जीत इज सेपरेट फ्रॉम मिनार। ये दोनों अलग अलग पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ, अलग अलग नेचुरल पर्सन है, दोनों को अलग अलग आधार कार्ड इशू किया है भैया। ठीक है, ये दोनों अलग पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ, लेकिन ये कैसे पर्सन है? बायोलॉजिकल या नेचुरल पर्सन है। तो इन दोनों की अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग सेपरेट पर्सन है। सर उसी तरीके से कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। एक पर्सन, सेपरेट पर्सन है ये। जैसे जीत पटेल है, जैसे आयुषी कनोडिया है, जैसे कि रतीश मोदी सर है, वैसे ही कंपनी भी एक पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है इनटू द आईज ऑफ लॉ ये। लेकिन सर ये कैसा पर्सन है सर? ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरली बायोलॉजिकली बॉर्न नहीं हुआ है, इसको हमने आर्टिफिशियली बनाया है एज अ पर्सन। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं इसको। आप सभी जानते हैं एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप बनाई जाती है, ये पार्टनर नंबर 1, ये पार्टनर नंबर 2, 3 एंड 4, इन चारों पार्टनर्स ने मिलकर साथ में आकर बिजनेस करने के लिए एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। दिस इज व्हाट, दिस इज अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इन पार्टनर्स को कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया? ये तो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, और इंडिविजुअली इनको क्या बोल दिया? पार्टनर्स है। ठीक है सर। सर ये पार्टनरशिप फर्म जो बनी है, और ये जो इस पार्टनरशिप फर्म को कभी भी सेपरेट पर्सन नहीं माना गया है इनटू द आईज ऑफ लॉ। द लॉ वुड कंसिडर द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स एज वन एंड द सेम। यदि पार्टनरशिप फर्म की देनदारियां बाकी हैं, मेरी बात को सभी जने बहुत ध्यान से सुनना, यदि पार्टनरशिप फर्म की देनदारियां बाकी हैं तो वो केवल पार्टनरशिप फर्म की नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई सेपरेट पर्सन नहीं है इनटू द आईज ऑफ लॉ की उसकी देनदारियां उसी की होगी और उसकी एसेट्स उसी की होगी। सर यदि ये पार्टनरशिप फर्म अपनी देनदारियां, अपनी लायबिलिटीज नहीं चुका पा रही है, तो इन पार्टनर्स को बोला जाएगा कि आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये नहीं चुका पा रही है तो ये और आप तो सेम ही है, आप ही को तो कलेक्टिवली सारे जनों को पार्टनरशिप फर्म बोला गया है, तो आपको चुकानी पड़ेंगी। ठीक है, जबकि कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी को जिन लोगों ने मिलके बनाया, जो उसके प्रमोटर्स थे, सर जिस दिन कंपनी का फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन हो गया, सर ये लोग अलग हो जाएंगे, और जो कंपनी है
वो एक नया पर्सन, जैसे एक बर्थ हो जाएगा एक नए पर्सन का। तो सर कंपनी सेपरेट पर्सन है, ये इसकी जो लाइबिलिटीज है ये कंपनी की ही रहेंगी, उसके लिए इसके मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स को परेशान नहीं किया जा सकता। इसकी जो एसेट्स हैं वो इसी की रहेंगी, कंपनी की एसेट्स खुद कंपनी की ही रहेंगी। आप कंपनी के मेंबर हैं या शेयर होल्डर हैं तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि चूंकि कंपनी का शेयर होल्डर मैं हूं तो कंपनी की उतनी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। नहीं सर, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो कंपनी की ही है, क्योंकि ये एक सेपरेट पर्सन है। सेपरेट पर्सन का मतलब है आप अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, अपने नाम से केस कर सकते हो, कोई आप पे आपके नाम से केस भी कर सकता है। ठीक है, देन आप अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। आपकी लाइबिलिटीज आपकी खुद की है, आपकी एसेट्स आपकी खुद की है, बिकॉज यू आर अ सेपरेट पर्सन इन टू द आईज ऑफ लॉ। Whereas partnership is not considered as a separate person, separate from whom? Separate from its partners. Whereas company is considered as separate from its members. ठीक है, तो फिर अब ये एक अलग पर्सन है भैया। ठीक है, सो कंपनी इज व्हाट? एन आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन तो है लेकिन कैसा है सर? ये आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। भैया सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट कंपनी का? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। समझ आया? आयुषी कनौडिया समझ आया तेरे को? यस सर। ठीक है, बोल देना भाई कहीं समझ में नहीं आया तो कोई भी जना शर्म मत खाना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ठीक है, तो कंपनी एक पर्सन है भाई, अलग पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ। जैसे आपका आधार कार्ड अलग है वैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग होता है। जैसे आपको पैदा होने पे बर्थ सर्टिफिकेट मिला है बीइंग अ नेचुरल पर्सन, वैसे कंपनी पैदा कब होती है? तब उसको जब उसको मिलता है एक अलग पैदा होने का सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट। ठीक है सर, तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। ये तो हो गया पहला। अब विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, विच लॉ सर? विच इज क्रिएटेड आइदर अंडर करंट कंपनी लॉ, कौन सा हो गया? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जिसे 2013 या उससे पहले बनाया गया है वो भी कंपनी है सर, विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। कौन सा लॉ सर? कंपनीज एक्ट। या तो जो अभी चल रहा है या प्रीवियस वाले के अंडर बनाई गई है। ठीक है, तो उसको भी आप बोलेंगे क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सर बहुत अच्छे से समझा दिया। सेपरेट पर्सन है, सेपरेट किससे? सेपरेट अपने मेंबर से। सर कानून की आंखों में सेपरेट पर्सन है। ठीक है, विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ से क्रिएट किया गया है। ठीक है, कौन से लॉ से? आइदर जो अभी प्रेवलेंट है कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, एक बार ये हटा दो भाई ये सब। ठीक है, कंपनी इज इक्वल्स टू आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब तीसरा आता है हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, अब इस परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझते हैं। निनाद कदम, यस सर। फादर साहब का क्या नाम है? क्या क्या बोल रहे हैं सर? आपके पापा जी का क्या नाम है? फादर साहब क्या नाम है बेटा फादर साहब का? धनंजय कदम। कौन से कदम? धनंजय। धनंजय जी कदम। दादाजी का क्या नाम है बेटा? शिवराम। अबे पूरा बोल, शिवराम जी कदम। हाँ। ठीक है, शिवराम बोले कोई तेरे फ्रेंड है क्या जो शिवराम बोल रहा है? ठीक है, इज्जत से नाम ले बेटा उनका। अच्छा, परदादा जी का क्या नाम है बेटा? बालाजी कदम। बालाजी कदम। बंडल तो नहीं मार रहा है? है नहीं नहीं। ठीक है,
तो दादा फादर साहब का नाम, दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, निनाद लड़दादाजी का नाम ध्यान है क्या? हाँ, क्या है बता? बालू कदम। कौन से कदम? बालू कदम। बालू जी कदम। ठीक है, बस यहाँ तक बहुत है। और निनाद जब शादी कर लेगा और इसकी जब संतान होएगी, उसका नाम भी कुछ ना कुछ कदम ही होएगा, XYZ कदम मान लेते हैं। ठीक है, लड़का होएगा तो जिग्नेश कदम, लड़की होएगी तो जिग्गी सा कदम, कुछ ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्यों मैंने पूछा, कोई मजाक करने के लिए नहीं, मजाक मजाक में समझाने के लिए पूछा। देखो ये एक परिवार है, कुटुंब है। इस कुटुंब का नाम जो, कौन सा कुटुंब है ये? कदम फैमिली है, कदम कुटुंब है। ठीक है, इस फैमिली में लोग आते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं। सर इसके लड़दादाजी के बाद में कौन आया? इसके परदादाजी। परदादाजी के बाद में कौन आया? दादाजी। दादाजी के बाद में कौन आया? पापा जी। इस दौरान लोग अंदर ये नए आते रहे, इस फैमिली में नाम जुड़ते रहे, फैमिली मेंबर्स आते रहे, और फैमिली से लोग विदा भी लेते रहे, एक्सपायर भी होते रहे। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए। अरे भाई इनको हटा देता हूँ, क्या पता अभी हो। ठीक है, कदम फैमिली में लोग आते रह रहे हैं, अंदर आते रह रहे हैं और बाहर जाते रह रहे हैं, लेकिन ये फैमिली एज इट इज चलती रह रही है। जब ये फैमिली एज इट इज, एक के बाद एक लोग अंदर आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये फैमिली एज इट इज चलती रह रही है। तो मैं क्या कहूंगा, इसके पापा ने, निनाद ने अपने पापा को सक्सीड किया, इसके पापा ने इसके दादाजी को सक्सीड किया, इसके दादाजी ने इसके परदादाजी को सक्सीड किया, इसके परदादाजी ने इसके लड़दादाजी को सक्सीड किया। ठीक है, आपने सुना है ना मैथ्स में सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या होते हैं? सक्सेसर, अरे स्पेलिंग पे मत जाना, और प्रीडिसेसर। 5 नंबर है, 5 का सक्सेसर क्या होगा? 6 होगा, 6 का सक्सेसर क्या होगा? 7 होगा, 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 4 होगा। तो सक्सेसर का मतलब होता है बाद में आने वाला। ठीक है, तो बाद में आने वाला पर्सन पहले आने वाले पर्सन को पहले जो ऑलरेडी था वो तो बाहर चला जाता है और बाद में आने वाला उसको सक्सीड कर लेता है। ठीक है, तो परपेचुअल का मतलब होता है एक के बाद एक के बाद एक, 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 कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन, कंटिन्यूअसली एक के बाद एक लोग अंदर आते रह रहे हैं और बाहर जाते रहे हैं, एक आदमी दूसरे को सक्सीड कर देता है, और कदम फैमिली या कदम कुटुंब एज इट इज चलता रह रहा है। ठीक है, उसको फैमिली को कोई मतलब, फैमिली नेम को सरनेम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फैमिली सरनेम एज इट इज चलता जा रहा है। ठीक है सर, उसी तरीके से ये कंपनी है, कंपनी ये में ये मेंबर नंबर 1 है, ये मेंबर नंबर 2 है, ये मेंबर नंबर 3 है, मेंबर नंबर 4 है। सर मेंबर, मान लीजिए इस कंपनी में अभी 5 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, मेंबर नंबर 1 की जैसे ही डेथ हुई तो ये तो कंपनी से बाहर चले गए सर, मरे हुए हैं, अब ये थोड़ी ना मेंबर रह सकते हैं। इनकी जगह पे इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, इनकी जगह पे इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन कौन आ गए सर? वाइफ आ गए, जो भी बच्चे थे सन और डॉटर्स वो आ गए, और वो इस कंपनी में शेयर होल्डर बन गए या मेंबर बन गए। ठीक है सर, तो कंपनी से लोग इन ये बाहर जा रहे हैं, इनको किसने सक्सीड किया? इसने सक्सीड किया, परपेचुअल सक्सेशन, एक के बाद एक। ये मेंबर नंबर 2 है, इनकी डेथ नहीं हुई, इन्होंने अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को बेच दिए, तो मिस्टर एक्स कंपनी में अंदर आ गए और ये कंपनी से बाहर चले गए। ठीक है, ये पर्सन नंबर 3 है, ये हो गए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट आदमी के शेयर जो है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास में चले जाते हैं, ऑफिशियल रिसीवर के पास में चले जाते हैं। तो ऑफिशियल इंसॉल्वेंट आदमी बाहर चला गया, ऑफिशियल रिसीवर के पास में शेयर आए, ऑफिशियल रिसीवर ने वो शेयर जिसको भी बेच के पैसा इकट्ठा किया, मान लीजिए मिस्टर वाई को किया, तो मिस्टर वाई इस कंपनी में आ गए मेंबर बन के, उन्होंने सक्सीड किया किसको? इस पर्सन नंबर 3 को।
सर तो कंपनी में लोग अंदर आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। इसको आपने पढ़ा होगा, कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हैव यू रेड दिस कंसेप्ट इन योर क्लास 11 और 12? कंपनी इज अ गोइंग Yes, sir. कंसेप्ट। जब तक कंपनी को वाइंड अप नहीं कर दिया जाता तब तक कंपनी अनंत काल तक चलती रहेगी। सो गोइंग कंसर्न, जब तक उसे वाइंड अप नहीं कर दिया तब तक वो चलती रहेगी। इसी को जोड़ना है अपने को परपेचुअल सक्सेशन के कंसेप्ट से। कंपनी में लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, एक बंदा कंटिन्यूअसली दूसरे को सक्सीड करता रहेगा, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। तो अपन ने अभी तक क्या देख लिया रे बाबा? अपन ने देख लिया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is created by law, having perpetual succession, and last is C, common seal, and also having common seal। आइए कॉमन सील का कंसेप्ट समझते हैं। सर जी देखो, कॉमन सील एक तरीके की राउंड सील होती है जिसपे कंपनी का नाम एम्बोस हुआ होता है, ठीक है। सर कंपनी कैसा पर्सन है रे? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, वेरी गुड मिनाल। ये कंपनी कैसा पर्सन है? कि सर ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यस सर। यदि नेचुरल पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना होता है तो वो अपने सिग्नेचर्स वहां पर दे देता है, ये मैंने साइन किया। किसी को भी, आपको भी करना होगा, मेरे को भी करना होगा, अपन सब वहां पर सिग्नेचर्स लगा देंगे, ठीक है सर। लेकिन किसी आर्टिफिशियल पर्सन को जब कहीं साइन करना होगा तो वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है यार, वो कैसे करेगा सर? तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को जहां पर भी साइन करना होगा ना, उसकी ये जो कॉमन सील या राउंड सील है ना, वो हम उस जगह पे ठप्पा मार देंगे, ठीक है। और लेकिन सर कॉमन सील के बाद में भी क्या होता है कि एक दो नेचुरल पर्सन जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या कंपनी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इस सील के बाद में उनको तो साइन करना ही पड़ता है। नहीं तो कल को किसी ने राउंड सील की कॉपी बना ली और आपकी जगह पे उसने उस राउंड सील का ठप्पा लगा दिया पेपर्स पे, तो आप तो बोलोगे ये तो आर्टिफिशियल पर्सन ने साइन किया है, या कोई भी कल को फर्जीवाड़ा कर देगा। तो क्या है, इस सील कॉमन सील के साथ में नेचुरल पर्सन भी साइन करते ही हैं जहां पर कंपनी के डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना होता है वहां पर, ठीक है सर। तो अब जब देखा गया कि यार इसके बाद में भी इन लोग को साइन करना है, कोई ऑथेंटिसिटी तो विशेष होती नहीं है, क्यों लोगों को परेशान किया जाए, तो 2013 में नया एक्ट बना था अपना, कंपनीज एक्ट 2013। बाद में क्या किया, कंपनीज एक्ट के अंडर एक कुछ रूल्स आए, 2015 में अमेंडमेंट आए, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस कॉमन सील को बना दिया कंपनीज के लिए ऑप्शनल, कि कोई कंपनी चाहे तो कॉमन सील वाला कंसेप्ट अपनी कंपनी में रखे, यदि वो नहीं चाहती है तो कॉमन सील वाला कंसेप्ट अपनी कंपनी में उसे रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 2015 के अमेंडमेंट से पहले ये कंपलसरी थी कॉमन सील, जबकि 2015 के अमेंडमेंट के बाद में कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया है। तो कॉमन सील क्या होती है ये आपको समझ में आ गया, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सील अब ऑप्शनल हो चुकी है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। तो कंपनी इज इक्वल्स टू ACPC, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसमें एक आइटम और है, एक सेकंड रुको मैं देख लेता हूं कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। प्रोफेसर हेनी के वर्ड्स में, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो सर प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन में से अपन ने आर्टिफिशियल पर्सन कर लिया, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ कर लिया, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कर लिया एंड अ कॉमन सील कर लिया। अब इसमें दो वर्ड्स अपने को समझने बाकी रह गए हैं। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हैविंग अ सेपरेट एंटिटी,
ठीक है। जब मैंने आपको आर्टिफिशियल पर्सन कराया था ना, तभी वर्ड सेपरेट लीगल पर्सन या सेपरेट एंटिटी करा दिया था। वापस करा देता हूँ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज सेपरेट फ्रॉम हूम, सेपरेट फ्रॉम द मेंबर्स और प्रमोटर्स हु हैव क्रिएटेड इट। क्या एग्जांपल लिया था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो पार्टनरशिप बनी है, उसमें इन चारों को कलेक्टिवली पार्टनर्स को बोला जाता है कि यही पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, तो ये कोई पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ पर्सन इनटू द आइज ऑफ लॉ। जबकि कंपनी के केस में जिस ये चार लोगों ने अपने आप को एक दूसरे से एसोसिएट किया कि चलो एक कंपनी बनाते हैं, सो कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, इन चार लोगों ने एसोसिएट किया अपने आप को एक दूसरे के साथ में कि चलिए एक कंपनी बनाते हैं। इन्होंने कंपनी का नाम रखा, प्रपोज नेम रखा, कंपनी का एमओए बनाया, कंपनी का एओए बनाया, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स लगाए जो भी जरूरी थे इसके अलावा, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में अप्लाई कर दिया कि सर चलिए हमको रजिस्टर कीजिए। उसने सारी जांच पड़ताल की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, और जब लगा कि मैटर सही है तो उसने क्या किया, इसको इनकॉर्पोरेट किया कंपनी को। कॉर्पोरेट बॉडी है ये, कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। उसको बनाने की प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। कंपनी को बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस आर्टिफिशियल पर्सन को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब है हम एक अलग आदमी पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप जैसे नहीं है। पार्टनरशिप जो 1932 की है उसको तो बिना रजिस्टर किए भी बना सकते हो। रजिस्टर करवाना चाहते हो करवा लो, लेकिन आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, आप बिना रजिस्टर किए भी इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि कंपनी को तो विदाउट आरओसी के पास में रजिस्टर किए आप बना ही नहीं सकते। यानी कि जब आप उसे रजिस्टर करा रहे हो तो फिर आप उसको पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, मेमोरेंडम बनाने की, आर्टिकल बनाने की, डॉक्यूमेंट्स लगाने की। आप उस बच्चे को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, बच्चे को पैदा कर रहे हो। समझने की कोशिश करो, जब आपका जन्म होता है एज अ पर्सन, तो आपको आपका जो भी शहर का नगर निगम है, निगम जो है या जो कॉर्पोरेट बॉडी है जैसे कि बृहन मुंबई महानगर पालिका या जो भी है फॉर दैट सेक, उससे आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है कि भैया इस तारीख को मिस्टर जीत पटेल नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके माताजी का नाम ये है, जिसके पिताजी का नाम ये है, और इतनी इतनी तारीख को, डेट को जन्म हुआ, इस जगह जन्म हुआ, और हम ये सर्टिफाई करते हैं कि ये बच्चा जन्म गया है। ठीक है, द बर्थ सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट जीत पटेल हैज बॉर्न। उसी तरीके से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट is the proof that a new person who is an artificial person has born, जिसे हम कंपनी बोलते हैं, जिसकी डिटेल्स ये हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन इतनी तारीख को हुआ है, जिसका इनकॉर्पोरेशन इतनी तारीख को हुआ है, जो इस सर्टिफिकेट में मेंशन है। तो ये भी एक इनकॉर्पोरेशन का मतलब एक बच्चा जन्म गया, इनकॉर्पोरेशन के बिना कंपनी नहीं बन सकती। जबकि पार्टनरशिप तो आप बिना इनकॉर्पोरेशन के, पार्टनरशिप कभी इनकॉर्पोरेट नहीं होती है भैया। ठीक है, कंपनी तो बिना इनकॉर्पोरेशन के बनाई ही नहीं जा सकती। सो इट्स अ सेपरेट पर्सन। जिस दिन मान लो इन चार लोगों ने अप्लाई किया था कंपनी बनाने के लिए, जिस दिन वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तैयार हो जाता है, बन जाता है, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो तारीख लिखी हुई है, उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो तारीख लिखी हुई है, आई एम सॉरी, उस तारीख से, आई एम सॉरी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो तारीख लिखी हुई है, उस तारीख से इस कंपनी को बनाने वाले पर्सन्स अलग और ये कंपनी अलग, सेपरेट है, सेपरेट माने जाएंगे। अब तुम ये नहीं हो, आज से उस बच्चे का जन्म हो चुका है। देखो इसको पॉजिटिव सेंस में लेना, जब तक बच्चा माँ के पेट में होता है, क्या हम बच्चे को और माँ को अलग बोलते हैं या दोनों को एक ही बोलते हैं? सर दोनों एक ही कहलाते हैं। जिस दिन बच्चा जन्म के बाहर आ गया उस दिन ये सेपरेट पर्सन और जो बनाने वाले थे वो अलग पर्सन हो गए ना कानून की आंखों में। उसी तरीके से जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, बनाने वाले लोग
और कंपनी दोनों सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट पर्सन हो जाएंगे। ठीक है सर? सर जी ये बात समझ में आई सबको? इतना डिटेल में और इतने प्यार से कोई नहीं समझाता है। समझ में आई आपको बान्यमी? यस ठीक है। पलक राठी, यस सर। समझ आ रहा है? देवांश, हाँ सर। देवांश सोमैया, यस देवांश नाम का मतलब क्या होता है? देवांश सोमैया, देवकांश। देवों के अंश हो आप, ठीक है, भगवान का अंश है आपके अंदर। क्या प्यारा नाम रखा है आपके माँ बाप ने। चलिए चलिए, तो फिर हम करते हैं आगे। हमने प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन कर ली है, कंपनी क्या होती है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन से बहुत सारे पर्सन एक साथ आके एसोसिएट हुए और उन्होंने आपको खोला है। ठीक है, इट्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having perpetual succession and a common seal. Common seal is now option. Perpetual succession, एक के बाद एक लोग अंदर आते रहेंगे जाते रहेंगे, and a separate entity. Separate from whom? Separate from those persons who have created it or separate from its members. ठीक है, सो ये याद रखना ये वाली डेफिनेशन। तो ये तो हमने कर ली एक तरीके से डेफिनेशन। मैंने आपको कहा था कंपनी की डेफिनेशन में आपको दो तरीके से करवाऊंगा। एक तो जो भी ऑथर्स हैं उनके हिसाब से, यानी कि प्रोफेसर हेनी के हिसाब से, वो याद कर ली है अपन ने, समझ ली है। और जैसे ही आप फॉर्मूला बनाओगे, याद करोगे खुद से, मैंने आपको कहा था रोज का रोज मेरे को आपकी वो जो नोटबुक है उसमें शॉर्ट फॉर्म में अपने आंसर्स पॉइंटर्स में मिल जाने चाहिए, और डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिखो। ठीक है, अब दूसरी तरीके से करते हैं कि सर कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, क्या बोलता है कि कंपनी क्या होती है। आइए दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है सर, देखो सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसको कैसे बोलेंगे? सेक्शन 220 नहीं बोलेंगे भैया, इसको कैसे पढ़ेंगे? सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उल्टा पढ़ना चालू करना। सब सेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी। ये बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलती है कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated under this act or under any previous company law। सर क्या ही डिफाइन कर रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। कंपनी मीन्स अ कंपनी which is incorporated under this act, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी है। मैंने कहा तो जब एक्ट को लॉ के लिए यूज करते हैं तो एक्ट का ए बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ लॉ के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के रेफरेंस में यूज कर रहे हैं, तो इसका ए बड़ा कर दिया। सर तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 के अंडर बनी हुई ऑटोमेटिकली 2013 में कंपनी मान ली जाएगी, या फिर जो 1913 में बनी हुई है उसको भी हम ऑटोमेटिकली कंपनी मान लेंगे अंडर द 2013 है। ठीक है, सो इधर ये डिफाइन करने की कोशिश नहीं हो रही है कि कंपनी क्या है, बस इधर ये बता रहे कंपनी का मतलब वो कंपनी जो या तो इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट करी गई है या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इनकॉर्पोरेट करी गई है। बहुत ही अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आपको दोनों डेफिनेशंस लिखनी है यदि कंपनी को डिफाइन करने की का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको दोनों तरीके से करना है। सर देखो मेरा मन इतने से नहीं मान रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। देखो 4 जनों ने या 2 जनों ने, जितने भी जने कंपनी बनाने के लिए आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आप अपने फ्रेंड को कंपनी देते हो या नहीं देते हो? हाँ सर, हम अपने फ्रेंड को भी कंपनी देते हैं, तो ये एक दूसरे को कंपनी देते हैं। तो ये जब इनको इनकॉर्पोरेट करके फॉर्मल चैनल से रजिस्टर कर दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, तब ये कहलाते हैं कि अब ये कंपनी बन गए अंडर दी कंपनी एक्ट। सो कंपनी एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, इस वर्ड का मतलब एक्चुअली है। सो कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन
फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। यहाँ पर प्रेशर किस पे दिया जा रहा है कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बन सकती है, प्रेशराइज इस बात पे किया जा रहा है। जबकि पार्टनरशिप तो बिना इनकॉर्पोरेशन किए भी बन सकती है, पार्टनरशिप कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो इस बच्चे को पैदा करना पड़ता है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट यानी कि 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जब कंपनी की डेफिनेशन पूछे बेटा तो दोनों बतानी है, ये बात ध्यान रखना। सर आज जितना भी कंपनी के बारे में बातें बताई, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई प्रोफेसर हैनी के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से, क्या वो सारी बातें आप लोग को समझ में आई A to Z? जल्दी बोलिए। यस सर। आयुषी तेरे को समझ आया? आयुषी तेरे को समझ आया बेटा? यस सर। अनमी तेरे को आया? ठीक है सर, कल वापस कंटिन्यू करते हैं और अपने पॉइंटर्स छोटे से बना के सब जने कॉपी में लिखना और मेरे को एक छोटी सी उसकी PDF बना के भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग ने क्या समझा है। कल मिलते हैं अपन इसी समय रात को 9 बजे।